आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण या दूसरे शब्दों में उदासीनता वक्र एवं उपभोक्ता का संतुलन। इससे पूर्व आपने पढ़ा था उपयोगिता विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसके प्रमुख समर्थक थे मार्शल, पिगू और आदि अर्थशास्त्री। इन्होंने ये माना था कि उपयोगिता मापनीय है, उसको संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और उपभोक्ता की बचत का विश्लेषण किया। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, पेरेटो, हिक्स, एलन आदि, इन्होंने इन अवास्तविक मान्यताओं का खंडन किया और ये बताया कि उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचार है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो समय और परिस्थिति के साथ बदलती रहती है। इसलिए इसका मापन करना संभव नहीं है। नहीं कोई ऐसा मापदंड है जिसके आधार पर उपयोगिता को मापा जा सके। मुद्रा रूपी जो मापदंड पूर्व अर्थशास्त्रियों ने बताया, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुद्रा को स्वयं एक अस्थिर और पैमाना माना गया है। तो उपयोगिता का जो गणनावाचक दृष्टिकोण था, उसके विरुद्ध इन्होंने जो क्रमवाचक दृष्टिकोण आपने दिया, उसको पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि उपयोगिता विश्लेषण के क्या क्या अवगुण या कमियां इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताई गई। सबसे पहले उपयोगिता अमापनीय है। मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण का सबसे बड़ा दोष ये बताया गया मार्शल के कि उपयोगिता को इन्होंने मापनीय समझा, जबकि उपयोगिता व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा है। यह मानसिक स्थिति का आभास कराती है, अतः इसका मापन संभव नहीं है। दूसरी आलोचना ये बताई, मात्रात्मक गणना संभव नहीं। जब हम उपयोगिता को व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक धारणा मानते हैं तो वस्तुगत पैमाने से मापने का प्रयास जो है उपयुक्त नहीं है। जब मापना ही कठिन है तो जोड़ना, घटाना आदि क्रियाएं संभव नहीं। निश्चित और स्थिर मापदंड का अभाव। यद्यपि मार्शल तथा उसके समर्थकों ने उपयोगिता को अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए जो मुद्रा रूपी मापदंड का सहारा लिया, परंतु स्वयं मुद्रा भी अस्थिर एवं परिवर्तनशील होती है, अतः उपयोगिता को मुद्रा द्वारा ठीक नहीं मापा जा सकता। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मार्शल ने उसे स्थिर माना है, जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में घटत बढ़त होती है। मुद्रा की मात्रा कम होने पर सीमांत उपयोगिता अधिक और मुद्रा की मात्रा अधिक होने पर सीमांत उपयोगिता कम होती है। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग अलग व्याख्या की उपेक्षा। उपयोगिता विश्लेषण वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से मांग पर पड़ने वाले आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव की अलग अलग व्याख्या करने में समर्थ है तथा यह दोनों को उपयुक्त महत्व नहीं देता। एक वस्तु की मांग अन्य वस्तुओं की मांग से बिल्कुल अलग नहीं होती। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण है वो सिंगल कमोडिटी मॉडल पर आधारित है। इसमें ये माना जाता है कि वस्तु की उपयोगिता को दूसरी वस्तु की मांग और उपयोगिता से बिल्कुल अलग किया जा सकता है, जबकि व्यवहार में हम देखते हैं कि स्थानापन्न और स्वतंत्र वस्तु होने के कारण उपभोक्ता जो है एक दूसरे की वस्तु की मांग पर आश्रित होता है। उपयोगिता विश्लेषण अविभाज्य वस्तुओं की मांग की प्रकृति को समझाने में ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। जैसा रेडियो, साइकिल, कार आदि की उपयोगिता की एक इकाई काम आती है, इसकी अपर्याप्त इकाई का कोई महत्व नहीं होता। इसके जैसे न तो रेडियो के कोई पार्ट को उपयोगिता होती है, न ही अलग अलग प्रकार के एक से अधिक रेडियो होने की कोई कल्पना व्यवहारिक होगी। उपयोगिता विश्लेषण दिखावटी, शान शौकत और फैशन की वस्तुओं के बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहता है। उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार तो उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत की अधिक इकाइयाँ तभी खरीदता है जब उसे वो कम कीमत पर प्राप्त हो, परंतु दिखावटी वस्तुएं जैसे हीरा जवाहरात, अमूल्य वस्तुओं की मांग धनी वर्ग के द्वारा की जाती है, अधिक मूल्य पर की जाती है, नीचे या कम मूल्यों पर नहीं। अब जो ये तटस्थ वक्र दृष्टिकोण है, इसका जो है धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विकास प्रारंभ होता है। सबसे पहले सन 1818 में प्रोफेसर एजवर्थ ने जो मांग की व्याख्या करने में प्रतिस्पर्धात्मक एवं पूरक वस्तुओं के प्रभाव को समझाने में तटस्थ वक्र शब्द को काम में लिया था। उसके पश्चात 1906 में इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने भी इस विधि को अपनाया।
1913 में जॉनसन और 1915 में स्लटस्की ने फिर कुछ सुधार किया और जो है इसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। 1934 में एलन तथा हिक्स ने मूल्य सिद्धांत का पुनर्निर्माण नामक लेख में तटस्थ वक्र विश्लेषण को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। तो इसकी जो है तटस्थ वक्र विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो एलन और हिक्स को ही दिया जाता है, जिन्होंने 1939 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में तटस्थ वक्रों का विस्तृत विश्लेषण और तत्पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तक में इनका उपयोग भी किया। अब तटस्थ वक्र की परिभाषा क्या हो सकती है, देखिए। तटस्थ वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसी उपभोक्ता के दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जिससे उसे समान संतुष्टि मिलती है और कोई भी समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों के बीच में तटस्थ रहता है। वक्र पर व्यक्त कोई भी एक संयोग उपभोक्ता के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कि इस रेखा पर स्थित अन्य संयोग। एक परिभाषा प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ या उदासीन रहता है, इसलिए इसे तटस्थ वक्र भी कहते हैं। तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित दो वस्तुओं के संयोगों से समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे समान प्राथमिकता संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ऐसे संयोगों को बताती है, ये समान क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थ वक्र कहलाती हैं। ये वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जो एक दूसरे ने तो अच्छे होते हैं नहीं बुरे। अब एक उदाहरण ले रहे हैं, इसके द्वारा तटस्थ वक्र का निर्माण कैसे होता है इसको समझ सकेंगे। संयोग हैं पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमने संयोग जो लिया है वो चाय, एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेने का प्रयास किया है। चाय का कप और पान। किसी व्यक्ति को 2 चाय के कप और 30 पान से उतनी ही संतुष्टि मिलती है जितने की 3 चाय 24 पान से। मैंने एक चाय का कप बढ़ा दिया जाए तो वो 6 पान छोड़ने को तैयार है, क्योंकि उसका संतुष्टि का जो लेवल है वो वही बना रहता है। फिर दूसरे में और आगे बढ़ेंगे, फिर एक चाय का कप बढ़ा दिया जाए तो वो 5 पान छोड़ने को तैयार है। तो 1 कप चाय बराबर 5 पान। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 1 कप चाय के लिए वो 4 पान छोड़ने को तैयार है। ये प्रतिस्थापन की दर है उसकी। फिर 1 कप चाय के लिए फिर 3 पान, फिर 1 कप चाय के लिए 2 पान। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो ये घटते क्रम में वो त्याग कर रहा है पान का चाय के लिए। चाय की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वो पान की मात्रा का परित्याग कर रहा है और जो मात्रा छोड़ रहा है वह घटती हुई है। अब चूंकि इन सब से समान संतुष्टि मिलती है तो इन सब बिंदुओं को जब हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो हमें उदासीनता वक्र जो है प्राप्त होगा। जैसा कि रेखा चित्र में आप ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष पर चाय के कप दर्शाए गए हैं, वाई अक्ष पर पान की संख्या। पहला जो संयोग है वो है 2-30, दूसरा है 3-24, इसी तरह तीसरा है 4-19, चौथा है 5-15, फिर है 6-12, फिर है 7-10। जब इन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ये एक ऋणात्मक ढाल का वक्र है। इसी का नाम है तटस्थ वक्र, उदासीनता वक्र या समउपयोगिता वक्र। तटस्थ वक्र इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता इस वक्र के किसी भी बिंदु या संयोग के प्रति तटस्थ है, क्योंकि वो उसे समान उपयोगिता प्रदान करती है। इसी का नाम है तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र। धन्यवाद।